नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कल हम लोग दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग ये जाने कि जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ये अ प्लस अ बराबर आ, ये सवर्णी स्वर हैं और जब पास पास आते हैं तो ये मिलके क्या हो गए, दीर्घ हो गए। ऐसे ही आ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ, और ऐसे ही आ प्लस आ बराबर आ। यहाँ पे हम लोग ये देखें ना कि सवर्णी स्वर है और जब ये सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यही चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे ई प्लस ई, ये दोनों एक छोटी ई है लेकिन ये मिलके हमेशा जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बड़े ई, यानी ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। ऐसे ही दीर्घ ई और यहाँ पे ह्रस्व ई, ये दोनों ह्रस्व ई भी मिलके ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। सेम यही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। और यहाँ पे दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। सेम यही कंडीशन ऊ के साथ भी हो जाएगा, जैसे ऊ प्लस ऊ बराबर यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों ह्रस्व आएगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहीं पे दीर्घ ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और यहीं पे अगर हम फिर कर रहे हैं दीर्घ ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा, यानी इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलेंगे तो हमेशा क्या होंगे, दीर्घ ही होंगे। ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है कि जब भी दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अ आ ई ऊ, ये मिलके क्या, अब प्लस सेम यही चीज मतलब अगर आप ये से इनकी समानता अ आ ई ऊ, ये अगर आपस में मिलते हैं तो हमेशा ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत होंगे। अब इसके बाद हर संधि की अपनी एक पहचान होती है। हर संधि की, प्रत्येक संधि जो हमारी संधि है, दो वर्णों के संयोग, जब दो वर्णों के मेल से जो संधि बनती है तो संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हर संधि की अपनी एक पहचान होती है और जो पहचान होती है वहीं से उसका संधि विच्छेद होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात की और भी ध्यान रखना होगा कि जो शब्द का अर्थ होता है वही टुकड़े का भी अर्थ होना चाहिए। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो शब्द का अर्थ होता है वही टुकड़े का अर्थ भी होना चाहिए। अगर दोनों का अर्थ है तब तो सही है, और यदि दोनों के अर्थ में समानता नहीं है तो फिर गलत है। जैसे हम यहाँ पे अगर एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम ये कर रहे हैं हिमालय, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिमालय। अब हमें ये पता है कि ये दीर्घ स्वर संधि है तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे चूंकि अ और आ दोनों हैं, दोनों का अगर यहाँ पे हम अभी आपको कहे ना कि अगर हम आ प्लस आ तब भी दीर्घ हो जा रहा है, तो अगर हम इस तरह से यहाँ पे ये करना चाहें कि हिमा धन आ लय, तो फिर ये गलत। हिमा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हिम का मतलब बर्फ होता है, क्योंकि हिम का मतलब बर्फ होता है। तो अतः हमें संधि विच्छेद करते समय अर्थ का विशेष ध्यान देना चाहिए।
तो फिर हम यहाँ पे करेंगे हिम प्लस आलय। क्यों हिम प्लस आलय कहेंगे? क्योंकि हिम का मतलब होता है बर्फ। ऐसे ही संधि युक्त अगर हम यहाँ पे अब ये संधि कहाँ कर रहे हैं? अ प्लस आ। अब यहाँ पे संधि क्या कर रहे हैं? अ प्लस आ। अब इसके अंदर से अगर हम इसमें अ तो यानी पे हिम, यहाँ पे क्या हुआ? हिम आलय। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे ये अ ले लिए, इसका स्वर ले लिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? हिम, और ये चूंकि अ और आ दोनों मिलके आ बना है तो ये क्या हो गया? हिमालय। व्यंजन में स्वर जुड़ने के बाद व्यंजन का हलंत जो है हट जाता है। अगर इसमें हम स्वर को जोड़ देते हैं, जैसे ये म है और व्यंजन में हम स्वर को जोड़े हैं, तो व्यंजन का हलंत जो है वह हट जाता है और स्वर व्यंजन की मात्रा का रूप लेता है। और स्वर जो है वो किसका रूप ले लेता है? व्यंजन की मात्रा का रूप ले लेता है। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण से और हम लोग इसको थोड़ा और भी स्पष्ट समझेंगे। जैसे यहाँ पे है गिरीश, ये क्या है? गिरीश। अब यहाँ पे हम अब हमको पता है कि गिरीश, अब यहाँ पे हमारा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा गिरी प्लस ईश। अब एक सवाल कि यहाँ पे अब हमें क्या है? अगर हम ये गिरी तो ये भी होता है गिरी, वह अभी गिरी, लेकिन इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं। वह अभी गिरी, रास्ते में गिरी, तो इस गिरी का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा। अतः हमें गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत। गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत। और अगर हम इस गिरी को यहाँ पे रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गिरी प्लस ईश, और ये हो गया पर्वत का, और इस प्रकार ये हो गया पर्वत का भगवान। इसके 3 पर्यायवाची हैं गिरीश के: शिव जी, कृष्ण जी और हिमालय। गिरीश में बड़ी ई का मात्रा आया है। गिरीश में किसका मात्रा आया है? बड़ी ई का मात्रा है। अतः संधि विच्छेद कहाँ से होगा? यहीं से होगा, क्योंकि बड़ी ई का मात्रा आया है, अतः यहाँ से ही संधि विच्छेद होगा। जैसे अगर हम ये कर ले रहे हैं गी र प्लस, अगर हम इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं तो गिर प्लस ईश बड़ी का मात्रा है, गिर प्लस ईश, और ईश बड़ा ही होगा क्योंकि हमें पता है कि इस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अतः गिर प्लस ईश होगा, बड़ा होता है। और जो मात्रा के बाद प्लस होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है तो प्लस के बाद जो मात्रा है वही मात्रा पहले आएगी। अब हमें ये पता है कि जो प्लस के बाद जैसे बड़ी ई है तो यहाँ पे या तो छोटी ई आएगा, या तो री आएगा, या तो री आएगा। क्योंकि इस री का जो पहले होगा वही बाद में भी का सवाल, छोटी मात्रा आएगा कि बड़ी मात्रा आएगा, यहाँ पे एक परेशानी है। तो वही परेशानी हम ये कर रहे हैं कि चूंकि इस गिरी का मतलब पर्वत का स्वामी होता है, इस गिरी का मतलब पर्वत का स्वामी होता है, और हमें स्वामी करना है पर्वत का स्वामी, इसको इससे अगर जोड़ रहे हैं तो इस गिरी का मतलब पर्वत, लेकिन इस गिरी अगर हम यहाँ पे गिरी कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। वो अभी गिरी लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, तो अर्थ के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और इसके लिए शब्द शुद्धि जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं अभी बाद के क्लास में आपको स्पष्ट करूँगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी शब्द शुद्धि के बारे में, क्योंकि संधि विच्छेद करते समय भी हमें शब्द शुद्धि की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये हर दीर्घ स्वर संधि हो गया, जिस पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उसको आज हमने थोड़ा सा रिवीजन किया। अब हम लोग आते हैं गुण स्वर संधि पे। अब हम लोग आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वह है गुण स्वर संधि। जो दूसरा संधि कल आप लोगों को बताया गया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यड़ स्वर संधि, और 5वां अयादि स्वर संधि। तो आज हम लोगों की चर्चा का मुख्य विषय जो है वह है गुण स्वर संधि। यदि अ अथवा आ के बाद, ध्यान दीजिए, यदि उसमें क्या था, दीर्घ संधि जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सवर्णी स्वर पास आ रहे थे और मिलके हमेशा दीर्घ हो जा रहे थे। और यहाँ पे यदि अ अथवा आ के बाद ई यानी छोटी ह्रस्वी अथवा बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं।
तथा अ अथवा आ के बाद ह्रस्व या छोटा ऊ या बड़ा ऊ दीर्घ ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अ अथवा आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलके अर हो जाते। अ अथवा आ के बाद री हो तो दोनों मिलके अर हो जाते हैं। जैसे ये देखिए आप लोग, इसमें है अ आ, ये क्या है अ आ। अब इसमें मिल क्या रहा है ई ई, इसमें क्या मिल रहा है ई। तो जब अ आ में ई मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है ए। अभी आपने ये देखा ना कि अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई यानी छोटे ई और बड़ी ई हो तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं ए हो जाते हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं अ या आ प्लस ऊ ऊ ऊ और ऊ, अगर ऊ और ऊ ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं यहाँ पे ओ, क्या हो जा रहे हैं ओ। और यही चीज है कि अ अथवा आ के बाद री मिलता है तो फिर ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है अ, क्या हो जा रहा है अर। तो यानी अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, और ऊ हो तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ओ हो जाएंगे। और अ आ के बाद अगर री आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे अर हो जाएंगे। जैसे हाँ, अब जैसे यहाँ पे दिनेश होगा, क्या होगा दिनेश। अब दिनेश संधि विच्छेद के लिए शब्द का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। दिनेश, और इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे क्या है कि दिनेश ए, ये है ए। अब ये किसका पहचान है, या तो ई का है या तो बड़ी ई का है, और जो पहचान है वहीं से संधि विच्छेद है। और ए किसका रूप है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ए किसका रूप है, ए जो है ई का रूप है। और ई के बाद ई क्या है, अब ये देखना है ई कहाँ है, ए जो है ई का रूप है और ई कहाँ है अ आ, यानी अ इधर अ और आ इधर है और ई इधर है, यानी प्लस के ई जो है वो प्लस के बाद का है, तो यानी ई किधर है इधर है, तो यानी ए का क्या हो गया ई। तो ईश, अगर हम ईश लिख रहे हैं यहाँ पे तो ईश का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये छोटी ई है, हमको पता है कि दिन का अगर यहाँ पे ईश लिख रहे हैं और यहाँ पे अ हो जा रहा है तो यानी ये हमेशा ही बड़ी ई होगा, यहाँ पे क्या होगा बड़ी होगा, क्योंकि ईश का मतलब यहाँ भगवान है और मात्रा बड़ी में। अब नियम में तो न का आधा होगा, किंतु गुण संधि है ना, तथा दिन या दिना होगा, लेकिन दिन तो शब्द नहीं होता, अतः यहाँ अतः दिना तो शब्द नहीं होता, अतः यहाँ पे दिन होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा दिन प्लस ईश, यहाँ पे क्या होगा दिन प्लस ईश। अगर हम इसको अब ऐसे कर दिए दिन प्लस ईश, अब यहाँ पे हम ये कर दिए यहाँ पे ये आप लोग देखिए, अभी आपको सूत्र में बताया गया था कि अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो, यहाँ पे बड़ी ई हो गया, ये बड़ी ई हो गया और यहाँ पे अ हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं ए हो जाते हैं, दोनों मिलके ए हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे दिन प्लस यानी यहाँ पे क्या जुड़ा अ और बड़ी ई, तो दोनों मिलके क्या हो गए ए हो गए, दोनों मिलके क्या हो गए ए हो गए। अब हमें अगर लिखना है इसको तो चूंकि इसका स्वर यहाँ से हट गया है, व्यंजन में जब न का हलन हट गया है तो यहाँ पे तो ये हो गया ना दिन। अब हमें लिखना है तो दिन और फिर एश, अब ये हो गया हमारा। तो इस तरह ना का हलन, अब जब हम व्यंजन में ये स्वर लगाएंगे ए लगाएंगे तो ना का हलन हट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा दिनेश। ऐसे ही हम आगे समझते हैं एक और उदाहरण के द्वारा, वनोत्सव। यहाँ पे हम एक और उदाहरण लेते हैं, वनोत्सव।
व नो स। अब यहाँ पे संधि विच्छेद, यहाँ पे हमें संधि विच्छेद करना है ओ, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है ओ। अब हमें ये देखना होगा कि ओ किसका होगा, ओ ये है ना कि ऊ या ऊ। अब हमें यहाँ से हमें करना होगा विच्छेद, ऊ या ऊ, यानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ओ। तो यानी यहाँ पे क्या है ऊ, तो यहाँ से हम आधा करेंगे, यहाँ पे है वन, तो वन प्लस उत्सव, वन प्लस उत्सव। और संधि इसका पहचान क्या है, पहचान हमारा ओ से है, तो संधि विच्छेद भी ओ से होगा। तो वनोत्सव यानी वन प्लस उत्सव और यहाँ पे अ हो गया, यहाँ पे अ प्लस उ और अ प्लस उ बना के क्या हो गया ओ हो गया, तो वनोत्सव। फिर अगर हमें इसी को लिखना है तो हम लिखेंगे वन, चूंकि इसका स्वर हट गया है तो इसलिए यहाँ पे हलंत लग जाएगा वन, और ये हम कर दिए उत्सव, ये क्या हो गया वन उत्सव। फिर अब हलंत में हम स्वर जोड़ देते हैं तो वनोत्सव होगा। और भी इसको हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे करेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, अब ये हम आर का उदाहरण ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं महर्षि, महर्षि। यहाँ पे क्या कर रहे हैं जब भी हमें एक बात ध्यान देना होगा कि शिरोरेखा का र हमेशा आधा होता है, जो ये शिरोरेखा पे र लगता है ये आधा होता है। तो अतः अब हमें लिखना होगा तो इसको लिखना होगा तो महर्षि। शिरोरेखा का र चूंकि आधा होता है तो इसलिए महर्षि। और ह में अ है तब संधि विच्छेद अर, ह में क्या है यहाँ पे अ, और इसका संधि विच्छेद यहाँ पे अब ध्यान दीजिए ह, अभी ह है ना, ये ह है, ह इस व्यंजन में ह प्लस ह प्लस ह प्लस में तो ये क्या हो गया ह। तो यानी यहाँ पे क्या है अ है तो अ र, ये ह में क्या मिला हुआ है अ है, और संधि विच्छेद कहाँ है अर। तो अब इस अर को यहाँ पे चूंकि अर को हमें किस चीज में बदलना होगा री में। अभी आपने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ अथवा आ के बाद री हो तो दोनों मिलके अर हो जाते हैं। तो अर को री में तो मह, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं मह प्लस री शी, चूंकि अर जो है री में बदल गया तो मह प्लस री शी। लेकिन मह कोई शब्द नहीं होता है, मह कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है महा यानी बड़ा ऋषि, तो ये महा शब्द होता है तथा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो अब जब महा प्लस ऋषि होगा तो आ और री दोनों मिलके, अब यहाँ पे है ना आ, ये है ना आ और री, ये आ प्लस री। अभी आप लोग देख रहे हैं आ प्लस री, तो आ प्लस री दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं अर हो जा रहे हैं। तो अब चूंकि महा प्लस ऋषि तो यानी आप अर हो गया, तो अब हम ये लिख सकते हैं म ह, अब यहाँ पे म ह और यहाँ पे करेंगे अ र, चूंकि यहाँ महा है लेकिन हम आ भी क्या हो रहा है आ और आ दोनों मिलके अर हो रहे हैं, तो यहाँ म ह अ र और फिर शी, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे शी, यानी ये हो गया महर्षि। यानी आधा र, हमेशा जो आधा र होता है वो शिरोरेखा का र जो होता है वो हमेशा आधा होता है। तो महर्षि यानी ये मिलके हो जाएगा महर्षि। कभी भी ये यहाँ पे है, कभी भी संधि विच्छेद करते समय ये कभी भी नहीं लिखना होगा कि महा धन ऋषि में, यहाँ पे आपको नहीं करना है क्योंकि ये जो यहाँ पे है यह यहाँ अर चूंकि आधा है और शिरोरेखा का र हमेशा आधा होता है। इस प्रकार हम लोग कल दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाने, आज हम गुण स्वर संधि के बारे में जाने और कल हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए, शेयर करिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और हम हर दिन आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।